व्यूअर्स, मैं आलोक आप लोग के सामने पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था कि असहयोग आंदोलन जो भारत का प्रथम जन आंदोलन था वो उसके क्या क्या कारण थे, आखिर वैसी कौन सी घटनाएं थी जिसके कारण से जो यह आंदोलन था वो आरंभ हुआ और गांधी युग की शुरुआत हुई। तो हम अब उस आंदोलन के अगले चरण में चलने से पहले थोड़ा उसको रिवाइज करते हैं और जानते हैं कि उसके पीछे क्या पृष्ठभूमि थी। तो मैंने आपको पूर्व में बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत की आर्थिक दुर्दशा किस तरह से जिम्मेवार होती है, कितने सारे लोग बेरोजगार होते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में जो सैनिक भाग ले रहे थे उन सैनिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, देश में बेरोजगारी की समस्या हो जाती है और उसी दरमियान महंगाई और महामारी की समस्या जो थी उस कारण से भी देश की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत दयनीय हो जाती है। इन सबों के अलावा रॉलेट एक्ट, मार्नो सुधार के साथ साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के साथ साथ खिलाफत आंदोलन की घटना और महात्मा गांधी के द्वारा सत्याग्रह का जो प्रयोग किया गया था जिसमें उन्हें सफलता प्राप्त हुई थी उसने, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो इसके लिए काफी उत्तरदायी था। तो अब हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो असहयोग आंदोलन है वो किस प्रकार आरंभ हुआ और कब आरंभ हुआ। तो उसके लिए हम थोड़ा चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे और हम देखते हैं कि उन परिस्थितियों को कि असहयोग आंदोलन के लिए जो परिस्थितियां तैयार हुई उससे किस प्रकार से हकीकत के रूप में परिणत किया गया। तो बात मैं सबसे पहले आप लोग को करूं, अमृतसर में कांग्रेस के द्वारा एक अधिवेशन बुलाया गया था जो 1919 में था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित मोतीलाल नेहरू कर रहे थे और इस अधिवेशन में उन्होंने जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुई थी उसका उन्होंने घोर निंदा की थी। परंतु इस आंदोलन या जो ये अधिवेशन हो रहा था उसमें महात्मा गांधी की जो भूमिका थी वो काफी निराश करने वाली थी, क्योंकि उन्हें ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अभी भी ब्रिटिश सरकार के साथ जो है कठोर कार्रवाई की नीति या जो आमने सामने जो बहिष्कार की नीति है उसकी जरूरत नहीं है। हम देश को अहिंसात्मक तरीके से और रिक्वेस्टिंग मोड में हम अंग्रेजों को झुका सकते हैं और अपने मांगों को पूरा कर सकते हैं। और उन्होंने जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार को प्रत्यक्ष रूप से दोषी नहीं माना। परंतु इन सब घटनाओं के बाद खिलाफत आंदोलन की जब शुरुआत होती है और खिलाफत आंदोलन महात्मा गांधी के लिए एक ऐसा मौका था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दो साथ हो सकते थे और इस कारण से अली बंधुओं के साथ मिलकर उन्होंने खिलाफत आंदोलन का सहयोग किया। क्योंकि बात वो तुर्की की थी, मैं पिछली कक्षा में आपको बता चुका हूँ कि तुर्की में जो खिलाफत का जो पद था, खलीफा का जो पद था, उस पद की समाप्ति ब्रिटिशर्स के द्वारा कर दी जाती है, जिसके फलस्वरूप वहाँ के या पूरे विश्व के जो मुसलमान होते हैं वो इस चीज के लिए काफी आक्रोश और उनमें निराशा होती है और उसके परिणाम स्वरूप भारत के मुसलमानों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। महात्मा गांधी के लिए एक अच्छा अवसर था कि हिंदू और मुस्लिम जब खिलाफत आंदोलन के लिए खड़े होंगे तो एक अच्छी पृष्ठभूमि तैयार होगी असहयोग आंदोलन की। और उसी क्रम में एक बार फिर सितंबर 1920 ईस्वी में एक विशेष अधिवेशन कांग्रेस के द्वारा बुलाया जाता है और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी यह प्रस्ताव रखते हैं कि हम लोगों को असहयोग आंदोलन आरंभ करना चाहिए। एक ऐसा आंदोलन जिसमें मैं पूर्व में बोल चुका हूँ, यह एक ऐसा आंदोलन जिसमें स्वराज की मांग की गई थी कि स्वराज अब जो है स्वतंत्रता की लड़ाई सिर्फ स्वराज के लिए होगी और पंजाब में जो खासकर अमृतसर की जो स्थिति है तथा पूरे भारत की जो आर्थिक दुर्दशा है उन सब नीतियों के खिलाफ एक सुनियोजित तरीके से असहयोग आंदोलन आरंभ किया जाए। जिसके लिए जब विशेष अधिवेशन में जिसके अध्यक्षता लाजपत राय कर रहे थे वहां पर महात्मा गांधी के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया असहयोग आंदोलन की। परंतु कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता थे, खासकर बिपिन चंद्र पाल, चित्तरंजन दास, एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय, मोतीलाल नेहरू, ये सब जो नेता थे, जो वरिष्ठ नेता थे, वो इनके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं, उनका भारी विरोध होता है। परंतु वहां पर जवाहरलाल नेहरू और अली बंधुओं के भारी समर्थन के बाद इस आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया जाता है और यह आंदोलन की रूपरेखा यहाँ पे तैयार करने की बात होती है। परंतु बात यहीं पे नहीं रुकती है। इसके कुछ दिनों के बाद यानी कि दिसंबर 1919 में एक बार फिर से एक अधिवेशन बुलाया जाता है
असहयोग आंदोलन की रूपरेखा को परिणत करने के लिए कुछ प्लानिंग या कुछ योजनाएं की जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि असहयोग आंदोलन की जो प्रस्ताव जो पारित किए गए थे उसमें क्या क्या चीजों को रखा गया था। तो हम देखते हैं सबसे पहले इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को अनुमोदन दिया गया कि हाँ अब जो है आंदोलन आरंभ किया जाएगा। और तो उसकी रूपरेखा क्या होगी, तो इस आंदोलन में पहली बार जो नीतियां थी कांग्रेस की, पहले की जो नीति थी वो नरम दल की नीति थी और ऐसी नीति थी जिसमें निवेदन के आधार पर स्वतंत्रता की मांग कर रहे थे, परंतु अब वे अपनी कार्यशैली में उन्होंने परिवर्तन करना आरंभ किया। और वो क्या परिवर्तन था, संवैधानिक तरीकों का उल्लंघन या बहिष्कार। उनका पहला जो नीति थी उसमें क्या था कि वो बहिष्कार करेंगे, सरकारी जितनी भी नीतियां हैं उसका वो एक तरीके से बहिष्कार करेंगे। दूसरा उनका क्या था प्रस्ताव, स्वराज की मांग। अब जो है स्वतंत्रता की जो लड़ाई होगी वो आर पार की लड़ाई होगी, उन्हें स्वराज चाहिए। स्वराज जहां इसका मीन्स अपने राज की बात है। उसके पहले मैं बता दूं कि 1916 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल की मांग की गई थी और उसमें उन्हें कोई पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं होती है। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए महात्मा गांधी के द्वारा स्वराज के मांग को रखा जाता है। तीसरा जो महत्वपूर्ण था प्रस्ताव, प्रांतीय और भाषाई स्तर पर समिति का गठन। ये पहली बार था कि जब कांग्रेस पार्टी अपने केंद्र से हटकर या अपने जो कार्यकर्ता थे उनको प्रांतीय और भाषाई स्तर पर अलग अलग समितियों को गठन करने के बारे में बात करती है ताकि यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप ले सके। और महात्मा गांधी का इस बार ये लक्ष्य था कि 12 माह के भीतर हम लोग को स्वराज की प्राप्ति करनी है, यानी कि 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य को उन्होंने रखा। इस प्रस्ताव में उन्होंने पारित किया। इसके अतिरिक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव में भी आता है, 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन। कांग्रेस पार्टी के द्वारा 15 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया और इसका उद्देश्य था कि जो कार्यकर्ता है वो आम जनजीवन तक, आम लोगों तक इस आंदोलन को प्रसारित किया जाए ताकि वो देश के लिए वो तन मन और धन से लड़ाई कर सकें। इसी में सीधी कार्रवाई करने की बात हुई, पारित हुआ कि सीधी कार्रवाई परंतु अहिंसात्मक। उनका ये उद्देश्य था कि सत्याग्रह के बारे में मैं पहले बता चुका था कि सत्याग्रह में सत्य के लिए आग्रह करना है पर किसी प्रकार की हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। और उसी क्रम में वो सीधी कार्रवाई अंग्रेजों के विरुद्ध करने की बात हो रही थी, परंतु यह कार्रवाई जो है कैसा होगा, अहिंसात्मक होगा। और सबसे बड़ी बात थी कि पंचायती व्यवस्था का समर्थन। वो चाहते थे कि जो विधान परिषद में जो चुनाव हो रहे थे या होते हैं उनके जगह पे ग्रामीण स्तर पर वो पंचायती व्यवस्था का समर्थन कर रहे थे। वो उनका आंदोलन का रूपरेखा था, उसमें इसको समर्थन करना था। तो हम जो ये दिसंबर 1920 में जो अधिवेशन हुआ उसमें ये प्रस्ताव रखे गए। उसके अलावा कांग्रेस पार्टी के द्वारा 2 प्रकार के जो नीतियां बनाई गई, जो कार्यक्रम बनाए गए कि हमें आने वाले समय में किस प्रकार से अपने कार्यों को अंजाम देना है। तो आइए देखते हैं कि क्या क्या उनके द्वारा नीतियां बनाई गई थी। तो एक थी बहिष्कार के लिए, जैसे मैं बता चुका हूँ पहले भी, संवैधानिक तरीके का उल्लंघन अथवा बहिष्कार। तो बहिष्कार किन चीजों का था, तो हम देखते हैं बहिष्कार था स्कूल और कॉलेजों का, बहिष्कार था न्यायालयों का, बहिष्कार था नौकरियों का, सरकारी नौकरियों का, बहिष्कार था विधान परिषद का और बहिष्कार किन चीजों का था, उपाधियों का। साथ ही धरना प्रदर्शन जो था वो महत्वपूर्ण था। धरना प्रदर्शन करना, लोगों में जागरूकता फैलाना और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को लोगों के बीच में लाना, उनके दमनात्मक कार्यों का विरोध करना, ये था। उसके अलावा एक और चीज थी जो इस अधिवेशन में पारित की गई थी, जो उसमें कहा गया था कि कार्यक्रम 2 प्रकार के होंगे, एक बहिष्कार की जो नीति थी और दूसरी रचनात्मक कार्यक्रम उसके साथ साथ चलेंगे। तो वो कौन से कार्यक्रम थे, स्वदेशी वस्तुओं का प्रसार। यहाँ था कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो बनाए गए थे, जो विदेशी वस्त्र थे, विदेशी वस्तुएं थी, उन सब चीजों का बहिष्कार करना था और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने की बात की जा रही थी, कांग्रेस पार्टी के द्वारा कही गई थी। दूसरी चीज थी राष्ट्रीय संस्थाओं का विकास। इस राजनीतिक जो कार्यक्रम थे, जो रचनात्मक कार्यक्रम थे, उसमें दूसरी जो कार्यक्रम की जो विशेषता थी उसमें राष्ट्रीय संस्थाओं के विकास के बारे में बात कहा गया था। जब हम एक बार यहाँ पर स्कूल कॉलेजों का हम बहिष्कार की बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय संस्थाएं भी होनी चाहिए। तो उसके लिए उनका उद्देश्य था कि राष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण भी किया जाएगा।
साथ ही हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो एकता है उसको बढ़ाने पर बल दिया जाएगा और आपसी सौहार्द के बीच में इस आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के साथ साथ चलाने की मांग की गई थी और उनकी इस प्रकार की रणनीति थी। उसके साथ साथ भारत में एक बहुत बड़ी समस्या थी छुआछूत की, जिससे पूरा देश कहीं न कहीं प्रभावित था, क्योंकि शिक्षा का अभाव था और बहुत भारत में ही 2 तरह के लोग थे। तो वहां पर जो छुआछूत था उसको अंत करने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम चलाने की बात की गई थी, जिसके बारे में भी उन्होंने अपना एक योजना बना रखी थी। साथ साथ चरखा, खादी जैसे वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए, इन सब चीजों पर जोर देने के लिए ये प्रस्ताव दिसंबर 1920 ईस्वी में पारित हुए। तो हम अभी देखेंगे इसके बाद कि ये जो कार्यक्रम रखे गए थे उन कार्यक्रमों का किस प्रकार प्रसार होता है। और अब जब एग्जामिनेशन की बात करें तो 10th क्लास में और 12th क्लास में ये क्वेश्चन आता है कि असहयोग आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रमों के बारे में लिखें अथवा उसके प्रसार के बारे में लिखें। तो हम इस चरण में हम उसके एक भाग को हमने देखा है, अभी दूसरे भाग में इसके प्रसार और क्या क्या 1920 से 22 के बीच में वैसे कौन से घटनाक्रम हुए जिसके बारे में अभी हम लोग जिक्र करेंगे और देखते हैं कि